हेलो डियर स्टूडेंट, सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के गणित विषय के जो पिछले विगत 6 वर्षों में जो बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित हुई है, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के सेट्स होते हैं, जिसमें कि हमारा होता है ए, बी और सी। उस प्रश्न सेट में प्रश्न पत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंक वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है हमारा 1 अंक वाला, 2, 4 और 6 अंक वाला प्रश्न आता है, जिसमें हम 6 अंक वाला का 1, 2, 3, 4 भाग करके 4 भाग में ये 6 अंक वाले प्रश्नों का हल हमने संपूर्ण तरीके से किया है। उसके पश्चात हमारा 4 अंक वाले का 1 और 2 भाग ये सब पूर्ण हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम 4 अंक वाले प्रश्न का तीसरा भाग कर लेंगे। जो विद्यार्थी हमारा 6 अंक वाले 4 भाग और 4 अंक वाले 2 भागों को नहीं देखे हैं, उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले सूचना प्रदान हो सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप अपनी राय उस पर कर सकें ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए सबसे पहले हमारा ये प्रश्न दिया है सदिश वाला, जिसके अंतर्गत है हमारे पास साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मापांक a माइनस बी। चलिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसको उल्टा ले लेते हैं, a माइनस बी उसका मापांक, उसका क्या हो जाएगा, उसका वर्ग लेंगे। क्या हो जाएगा, मापांक a का वर्ग प्लस मापांक b का वर्ग प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस लगेगा, तो a का मापांक b का मापांक और कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र है। 2a a डॉट b रहता है, तो लेकिन a डॉट b को क्या करेंगे, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो दिया है मापांक a बराबर मापांक b, और ये एकक सदिश है, इकाई सदिश है, मतलब उसका मापांक आ जाएगा 1। तो चलिए जहां जहां मापांक 1 और मापांक b का मान 1 रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर a माइनस बी उसका होल स्क्वायर बराबर 1 धन 1 ऋण 2 1 गुणा 1 कॉस थीटा। ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 ऋण 2 कॉस थीटा। इस तरह से 2 कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा उत्तर आया है या जो हमको सिद्ध करना है वो थीटा बटे 2 के रूप में है। इसका मतलब इसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है, जो हमारा सूत्र है त्रिकोणमिति में 2 अपना रहेगा, 2 साइन का वर्ग थीटा बाई 2 होता है। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों में क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त ये हो गया कि मापांक a माइनस बी बराबर वर्गमूल लेने पर वर्ग हट जाएगा, ये 2 का जोड़ी है, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है, तो केवल निकलेगा साइन थीटा बाई 2। ये 1/2 इधर आएगा और साइन थीटा बटा 2 एक तरफ बचेगा, और ये आ जाएगा 1/2 मापांक a माइनस मापांक b। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखो ये हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा 0 से पाई बाई 2 के अंतर्गत उच्चतम मान वर्गमूल 2 है, सिद्ध करना है। चलिए देखो, जो भी हमारा फलन है उसको सबसे पहले तो लिखना पड़ता है। चलिए एफ एक्स बराबर क्या हो गया मेरे पास, साइन एक्स धन कॉस एक्स, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस एक्स
और cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, जो हमारा एफ डेस एक्स है उसको 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। उसका बिंदु निकालते हैं, ऐसा बिंदु जहां पर वो शून्य हो सकता है, वहीं पर वो उच्चतम या न्यूनतम होगा। उसका डिसीजन बाद में लिया जाएगा, कहां पर न्यूनतम होगा कहां पे उच्चतम होगा। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो हम लोग यहां से देखें तो cos x ऋण sin x बराबर 0 हो गया। यहाँ पर आ गया cos x बराबर sin x। cos x और sin x दोनों बराबर कब होते हैं, जब x का मान होता है π/4, π/4 होगा 45 डिग्री। इसका मान भी 1/वर्गमूल 2, इसका मान भी 1/वर्गमूल 2। मतलब हमको पता चल गया कि x बराबर π/4 कहां से कहां के बीच, 0 से π/2 के बीच एक ऐसा बिंदु है जिसमें या तो उच्चतम आएगा या तो न्यूनतम आएगा, परंतु हमको सिद्ध करना है कि उच्चतम मान ही आएगा। इसके लिए आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। द्वितीय कोटि अवकल करना पड़ेगा, या द्वितीय कोटि अवकल परीक्षण लेते हैं और उसके पश्चात डबल करने पर ये मेरा cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये माइनस तो रहेगा ही, साइन का क्या हो जाएगा cos x। अब क्या करना है, उस बिंदु को इस x के जगह में रख के देखते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, साइन ऋण π/4 ऋण cos π/4। ठीक, इसका मान भी 1/वर्गमूल 2, तो ऋण 1/वर्गमूल 2 ऋण 1/वर्गमूल 2, जो कि आ जाएगा ऋण वर्गमूल 2। अब ये ऋणात्मक आ गया जो कि छोटा है 0 से, तो हमें बताना पड़ेगा यदि, क्योंकि मेरा एफ डबल एक्स, ठीक है, π/4 बिंदु 4 पे, या एफ डबल डेस एक्स ऐसा लिख सकते हैं आप, एफ डबल डेस एक्स माने द्वितीय कोटि का अवकलज कौन से बिंदु पर, x बराबर π/4 पे ऋण 2 आ रहा है और ऋण वर्गमूल 2 आ रहा है जो कि छोटा है 0 से। अतः हम बोल सकते हैं x बराबर π/4 पर मान क्या होगा, उच्चतम होगा। पहले तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा उच्चतम होगा कि न्यूनतम। छोटा आया मतलब उच्चतम और बड़ा आया मतलब न्यूनतम, तो उच्चतम होगा, ये स्पष्ट हो गया। अब वो मान निकालना पड़ेगा, उसके लिए फलन में उसी बिंदु को रखना पड़ेगा। तो a π/4 बराबर हो जाएगा साइन π/4 प्लस cos π/4, 1/वर्गमूल 2 धन 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 कितने बार, 2 बार, और ये आ जाएगा वर्गमूल 2 हो जाएगा, और यही हमारा उच्चतम मान होगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया है कि जो इस बिंदु पर जो मान आएगा वही उच्चतम होगा बोल के। चलिए देख लीजिए, ये हमारा अगला प्रश्न, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और वृत्त की तरंगे, अब वृत्त की तरंगे मतलब ऐसा, ये बढ़ रही है भैया, उसकी जो त्रिज्या है बढ़ रही है, ठीक है। छोटे से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। किस दर से बढ़ रहा है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, माने त्रिज्या बढ़ रही है समय के साथ 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। लिख लीजिए, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या मतलब r का मान 10 है, तो उसी क्षण उसका क्षेत्रफल को कितनी तेजी से बढ़ रहा है बताना है, मतलब dA/dt ये हमको निकालना है। चलिए dA/dt निकाल लो। dA/dt क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, वृत्त का πr का वर्ग, पाई नियतांक है बाहर हो जाएगा, r का वर्ग का 2r हो जाएगा, लेकिन ये तो t के सापेक्ष हो रहा है, तो अलग से आपका आएगा dr/dt, और dr/dt का मान दिया है 4। हमको उस क्षेत्रफल का जो वृद्धि देखना है, कब, कौन से समय के लिए, जब r का मान 10 है, रख दो r का मान 10, पाई गुणित 2 गुणित 10 गुणित 4, 4 दाम 40 दोने 80 पाई,
और ये आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग प्रति सेकेंड। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर ये देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहां पर देख लो। प्रश्न को लिखिए x धन 4 2x 2x, फिर आ गया मेरा 2x x धन 4 2x 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 x धन 4। अब यहाँ पर देखो क्या सिद्ध करना है उसके हिसाब से चलना है। हमको चाहिए सिद्ध में 5x धन 4। अब देखो ये x है, ये 2x है, ये 2x, 5x हो गया, धन में 4 आ गया, मतलब मेरे को प्रतिस्थापित करना है इस पूरे पंक्ति को R1 को। कैसे R1 धन R2 धन R3, और ये बन जाएगा मेरे पास 5x धन 4 5x धन 4 5x धन 4। देखे तीनों सबको जोड़ दो, ये तीनों जुड़ेगा, ये तीनों जुड़ेगा, ये तीनों जुड़ेगा, बाकी ये दोनों को सेम टू सेम रख दो, मतलब ये आ जाएगा 2x 2x, ये आ जाएगा x धन 4 2x, ये आ जाएगा मेरा 2x और x धन 4। अब मैं यहां देखो R1 से 5x धन 4 क्या लूंगा, उभयनिष्ठ लेने पर क्या प्राप्त हुआ, सब में निकलेगा, और क्या निकलेगा भैया, निकलने के बाद क्या बचेगा, निकलने के बाद बचेगा 1 1 1, फिर बाकी दोनों नीचे सेम रहेंगे 2x 1 धन 4 2x, फिर रहेगा 2x 2x और x धन 4। फिर संक्रिया लगाएंगे हम क्या करेंगे, ये जो ये एक और एक है दूसरा तीसरा नंबर में, उसको जीरो बनाएंगे, तो मैं C2 को बदलूंगा C2 माइनस C1, एंड C3 को बदलूंगा C3 माइनस C1, ताकि ये एक जीरो बन जाए, ये एक भी जीरो बन जाए। ठीक है, कॉमन निकाल लिया मैंने, तो कॉमन निकाल लिया तो बाहर में लिखना पड़ेगा ना। चलिए तो 5x धन 4 कॉमन आ गया है, दूसरा स्तंभ बदलेगा तीसरा, पहले वाले से कोई छेड़खानी नहीं करना है, तो एक आ गया 2x आ गया 2x आ गया, पहले से कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब देखो ये एक में एक माइनस होगा, इतना आ गया 0, ये x धन 4 में 2x माइनस होगा तो 4 माइनस x आएगा, 2x में 2x गया 0 हो जाएगा। फिर वैसे ही पहला को तीसरा के साथ माइनस करो, 1 धन 1 0, 2x क्या हो गया 0, और x धन 4 में 2x माइनस होगा, ये बचेगा 4 माइनस x। अब यहां से ये मेरा पंक्ति R1 के सापेक्ष क्या कर लेंगे हम, विस्तार करने पर क्या प्राप्त हुआ, 5x धन 4 बाहर है इसके, तो ये दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल एक का होगा, तो एक गुणित एक के तिर्यक में कौन आ रहा है देख लो, ये तो जीरो हो जाएगा। 4 माइनस एक्स का क्या आएगा, वर्ग आएगा, क्योंकि हमारे पास आ गया 5x धन 4 4 ऋण x का वर्ग, और यही हमारा बराबर में आ गया RHS, और सिद्ध हो चुका है। बात स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं तो अगले के लिए। अब देखो ये तो बहुत सरल है, त्रिकोणमिति वाला है, अथवा में आएगा ही। चलिए देख लीजिए, cos इनवर्स 4/5 धन cos इनवर्स 12/13। cos इनवर्स का सूत्र क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x गुणित y, प्लस है तो माइनस आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र लगाएंगे, ये x है और ये y का काम करेगा। ठीक, चलिए तो ये आ गया cos इनवर्स, फिर x के जगह में लिखेंगे 4/5 गुणित 12/13 प्लस अंडर रूट में डलाएगा 1 माइनस 4/5 का वर्ग, अंडर रूट में रहेगा 1 माइनस 12/13 का वर्ग। अभी अंडर रूट वाला को हल कर लेते हैं, इधर बगल में अंडर रूट 1 माइनस ये आ गया 16 चलो यहीं लिख देता हूं यार,
कॉस इनवर्स 12 चौक 48 बटे 13 पंचे 65। ये प्लस नहीं होगा मेरे भाई, माइनस होगा। एक, चलिए माइनस आ गया। ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट, दोनों का लघुत्तम आएगा 25 और ये 25 माइनस 16 अंडर रूट। ये आएगा मेरा 13 का वर्ग, 13 का वर्ग ऋण 12 का वर्ग। कल किए थे इसको, पिछला वाला वीडियो में ऐसा किए हैं हम। देख लो यहाँ पर कॉस इनवर्स 48 बटा 65 ऋण 25 माइनस आ गया 16, 9, 9 बटा 25 3 बटा 5, 13 का वर्ग ऋण 12 का वर्ग, दोनों एक बार जुड़ेगा दोनों एक बार घटेगा, दोनों जुड़ा मतलब 25, घटा मतलब 1, तो 25 गुणित 1 25 का आ जाएगा ये 5 और बटे में आ जाएगा मेरे पास 13, जो कि आ जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स 48 बटा 65 माइनस 15 बटा 65 और ये अंतिम में हमारा दे दिया कॉस इनवर्स, दोनों का लघुत्तम सेम है। ये आ जाएगा अंतिम में 37 बटा 65 और जो कि हमारा आरएचएस आ चुका है। हमने चालू किया था एलएचएस से और आरएचएस हमने ले आया। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। अगला देखो, ये अथवा वाला है भैया पक्का, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर सॉल्यूशन क्या लिखा है। टेन इनवर्स 2x धन टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बटा 4 हो तो x का मान निकालना है। क्या सूत्र होता है टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y का, टेन इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये x बन रहा है ये y बन रहा है। चलिए लगा लीजिए सूत्र को, तो 2x धन 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x गुणित 3x बराबर पाई बटे 4। ये टेन इनवर्स उधर आएगा और ये बनेगा 5x 1 माइनस 6x का स्क्वायर और ये आ जाएगा 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 माने 10 45 मतलब 1 आएगा। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए भैया, दिया जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। पक्षांतर कर लो, 6x का वर्ग धन 5x ऋण 1 बराबर 0। वर्ग समीकरण में ये तब्दील हो गया है और ये 6x स्क्वायर धन 6x ऋण x ऋण 1 बराबर 0 कॉमन निकाल लो। 6x क्या बचा, x धन 1 क्या बचेगा, x धन 1 ऋण 1 कॉमन निकाल लो, x धन 1। अब फिर से कॉमन क्या दिखेगा आपको, ये जो दिख रहा है x धन 1 और दिख रहा है मेरे पास 6x ऋण 1 बराबर 0। या तो पहले को 0 लोगे या तो दूसरे को, या फिर 6x ऋण 1 बराबर 0। यहाँ x का मान आ गया ऋण 1 या फिर x का मान आ गया 1 बटे 6। ठीक, स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब ये जो प्रश्न है ना भैया, ये पिछले वाले वीडियो में हूबहू क्वेश्चन, मतलब ये किसी और अन्य वर्ष में रिपीट होके आया है। ये रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, सेम टू सेम प्रश्न। अब इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूं क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है बता देता हूं। ये देखो बताया था मैंने, क्या देखो, मोहन है सच बोलता है, सोहन सच बोलता है, सच बोलने का दोनों सच बोलने का हो गया। लेकिन यहां पर मोहन का सच निकालना था और सोहन का झूठ, ठीक है। तो सोहन का झूठ कितना निकलेगा भैया, 80% सच बोलता है तो 20% क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। ये पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूं मैं, ठीक है। अब देखो मोहन का सच निकालना था
तो मोहन का सच है मतलब पी ए। सोहन का झूठ निकालना था तो पी बी डैश। दोनों को गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, ठीक, हमारा उत्तर प्राप्त होगा। मोहन के सच के साथ सोहन का झूठ को निकालना है, दोनों का गुणा होगा। पी ए का मान रख दिए 3/4, पी बी डैश का मान रख दिए 1/5, 3/20 आ गया, दशमलव में 0.5, प्रतिशत में 15%। और अच्छे से देखना है, पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, एक एक तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया गया है। ऐसे कई प्रश्न हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। अभी और आएगा प्रश्न जो रिपीट में है। ये देखो, ये प्रश्न जो है ना, ये भी सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल ये 5 के जगह 2 आ गया है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, वैसे भी ये अथवा वाला आता है, आगे आएगा इसका अथवा वाला। अब देखो सिद्ध कीजिए, टीवी हमारे पास संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता किसको बोलते हैं? तुल्यता जो क्या रहे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों रहे। तो सबसे पहले सिद्ध करेंगे स्वतुल्य, स्वयं के साथ तुलना करना। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसको लिख लेते हैं। ए और बी में किस प्रकार का संबंध है कि जो a माइनस बी है 5 से क्या है, विभाज्य है। ये संबंध दिया है a का b के साथ। अब हमको स्वतुल्य मतलब स्वयं के साथ तुलना करना है, मतलब संबंध को उसी का उसी के साथ देखना है। तो मैं a का संबंध a के साथ देखूंगा तो प्राप्त हुआ मेरा a माइनस ए, जो कि आ गया 0, और 0 5 से विभाज्य है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया। तो यह क्या हो गया, जो हमारा संबंध था कि अगर घटाएंगे किसी को किसी से तो 5 से जो भाग जाने वाला एक कंडीशन रखा गया है। अभी भी सेम को सेम से घटाओगे तो जो उत्तर आएगा वो 5 से भागित चला जाएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि कथन में स्वयं को स्वयं के साथ देखने पर या संबंध देखने पर जो हमारा कथन में कोई भी प्रकार का बाधा या परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः हम बोल सकते हैं आर एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा हमको निकालना है सम्मित। अब ये सम्मित कैसे होगा, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। ए का बी के साथ संबंध है कि ए जो ऋण बी है वो 5 से विभाज्य है, मतलब 5 के पहाड़े में आएगा। मतलब इसको नया तरीका से क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी 5 के गुणा के रूप में आएगा, मतलब 5 के पहाड़े में आएगा। कितने बार पहाड़ा पढ़े, एम बार, ठीक, ये दिया गया है। अब हमको इसको पलट के संबंध को देखना है। पहले ए का बी के साथ देख रहे थे, अब बी का ए के साथ उल्टा संबंध देखेंगे, और जो हमारा कहा गया कथन है दोनों के बीच जो संबंध है 5 से भाग जाने वाला, वही बरकरार रहना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं मेरा बी से ए का, तो बी माइनस ए। अब बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं माइनस बाहर निकाल दिया तो ए माइनस बी लिखूंगा, माइनस, और ए माइनस बी किसके बराबर है, 5m के बराबर है। तो भैया देखो, अभी जो हमारा b माइनस ए है, ठीक है, जो हमारा b माइनस ए है वो भी तो किससे भाग जा रहा है, 5 के गुणा के रूप में आ रहा है कि नहीं, मतलब 5 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है, 5 से क्या है जी, विभाज्य है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह, अतः जो मेरा आर है एक क्या है, सम्मित संबंध है। क्लियर हो गया बात। अब तीसरा आता है, वो है संक्रमक। अभी संक्रमक क्या है, तो संक्रमक हमको देखो आर एक संबंध दिया है जो ए और बी के बीच में है, इस प्रकार का है कि ए माइनस बी
5 से क्या है, विभाज्य है। मतलब a माइनस बी 5 के गुणा में आएगा। भाई भाग चले जाने का मतलब क्या है, उसके पहाड़े में वो आएगा। तो 5m ले लिया मैंने, ये दिया गया है। अब मैं कोई एक अन्य संबंध को सही मान के चलूंगा, ऐसा ही जो मैंने दूसरे का किसी तीसरे के साथ संबंध लिया है। माना कि आर मेरा संबंध है जो कि बी और सी के बीच में है, इस प्रकार से है कि मेरा बी और सी को माइनस करेंगे, वो भी 5 से क्या है, विभाज्य है। ऐसा मैं मान के चलता हूं, ठीक। अतः मैं बोल सकता हूं 5 से विभाज्य है बोल के, तो मैं क्या इसको गणितीय रूप में क्या लिखूं, बी माइनस सी, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, 5n। मतलब 5 के गुणा में ये भी आ रहा है, बी माइनस सी करोगे तो जो उत्तर आएगा वो 5 के गुणा में दिखेगा, अर्थात 5 से विभाज्य हो गया। अब मेरे को ये दिया गया था, मैंने एक संबंध दूसरा का तीसरा के साथ सही मान के चला है। अब मेरे को पहला के साथ जो तीसरा का संबंध है वो सेम टू सेम यही संबंध बरकरार रहना चाहिए। तो आर बराबर मैं चेक करूंगा ए का सी के साथ, तो ए का सी के साथ चेक करूंगा तो मैं बोलूंगा ए माइनस सी। अब ये जो ए माइनस सी है क्या 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो संक्रमक है, और नहीं हुआ तो संक्रमक नहीं है, क्योंकि संबंध जो हमको दिया गया था प्रश्न में वो संबंध बरकरार अगर रह जाता है तो संक्रमक है, अर्थात नहीं होगा। ठीक, तो चलिए मैं इसको नया रूप में लिखता हूं। मैं इसमें ऋण भी कर दिया, तो जितना ऋण कर दिया उतना ही धन कर दिया, बराबर हिसाब बराबर हो गया। तो ये माइनस सी को बगल में और लिख दिया। अब ये जो a माइनस बी है, देखो इसको मैंने क्या माना है, 5m। b माइनस सी को क्या लिया है मैंने, 5n। 5 कॉमन है, m धन n। m धन n को कोई नया संख्या मान लो k, यहां लिख दो m धन n बराबर k। मतलब जो मेरा a का c के साथ जो a माइनस सी वाला संबंध है वो भी 5 से क्या हो रहा है, 5 के गुणा के रूप में दिख रहा है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं आर एक क्या है, संक्रमक संबंध भी है, और ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी रहे, सम्मित भी रहे और संक्रमक भी रहे, उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि आर स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रमक संबंध है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। मतलब तीनों रहेगा तो तुल्यता बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया बात, ठीक, क्लियर हो गया। सिद्ध करना था मतलब वो तुल्यता आना ही आना था। सेम टू सेम प्रश्न मैंने ये जो 5 के लिए कर रहा हूं वो 2 के लिए किया है पिछले वाले वीडियो में। मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन आना है। अब देखो ये अथवा में आ गया, ये अथवा में तो आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी खासियत बताओ। इसकी खासियत यह है कि हूबहू यही क्वेश्चन किसी अन्य वर्ष में पुनरावृत्ति होके आया है। इसी प्रश्न को पिछले वर्ष में, मतलब इससे और पहले वाले वर्ष किसी और प्रश्न पत्र में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए उसको मैं हल कर लिया हूं पिछले वाले वीडियो में, वहां से आप पूरा देख सकते हैं डिटेलाइजेशन। ये देखो बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, लास्ट में सिद्ध कीजिए बोल के, वहां पर इतना मात्र ज्ञात करने को बोला था, इसमें सिद्ध करना है बोल दिया कि दोनों बराबर नहीं है। तो भैया मैंने एफ ओ जी भी निकाल लिया है, जी ओ एफ भी निकाल लिया है, ठीक है। तो अब यहां पर लिख दूंगा मैं, स्पष्ट है कि, ठीक है, एफ ओ जी बराबर नहीं दिख रहा है किसके, जी ओ एफ के।
और ये एफ ओ जी और जीओ एफ क्या है, ये जानना चाह रहे हैं तो हमारा जो पिछला वाला वीडियो है उसका ये वाला प्रश्न देख लीजिए, हूबहू है। क्लियर हो गया बात? अगर आपको ये लिखा हुआ टेक्स्ट में समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसके बजाय हम अन्य प्रश्नों पर अपना समय लगाएंगे। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। बिल्कुल अपनी राय जरूर रखिएगा। ये देखो ये प्रश्न फिर आ गया, मतलब दो, अभी देखो मैं 4 प्रश्न ऐसे हैं जो फिर से आ गए हैं, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है। पिछला वाला जो प्रश्न था पिछले वाले वीडियो में मैंने किया था, इस प्रश्न को यहां तक किया था, बस ये निकालने को नहीं बोला था। अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक लाइन का अतिरिक्त भाग जोड़ दिया है, तो इसको मैं बताता हूं कि पिछले वाले वीडियो में मैंने इसे कहां तक बनाया था। ये देखो हूबहू पूरा बना बनाया है, ये हूबहू पूर्ण रूप से बना बनाया है ये, बस ये वाला जो हिस्सा है ना ये अतिरिक्त हिस्सा है। ठीक है, हमको उस प्रश्न में बोला गया था कि इसका सरलतम रूप लिखिए। ये देखो ये बहुत जटिल रूप में लिखा है, इसी जटिल रूप को मैंने क्या किया, सरलीकरण करके अंत में क्या लाया, ये देखो ये इसको छोटा रूप में क्या लिखा मैंने, ये आया 1/2 tan इनवर्स x, ये सरलतम रूप है। और इसी का अवकलन करना है, मतलब हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स वाई इतना लंबा चौड़ा है और इस लंबे चौड़े को हमने हल करके बहुत छोटा रूप में ले आया है, तो उसके जगह में लिख सकते हैं आप 1/2 tan इनवर्स x, जो कि आ जाएगा 1/2 बाहर नियतांक डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स x। 1/2 tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंतिम मान हमारा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। पिछले बार में यहां तक पूछा था, बस ये इतना लाइन आगे हमको यहां से कंटिन्यू करनी थी। ठीक, तो जो ये इस लाइन को समझ नहीं पाएंगे, जो लेफ्ट साइड में लिखा है पुराना वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसमें पूरा सुस्पष्ट तरीके से एक एक प्रश्नों को समझाया गया है बारीकी से। पढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। अब देखो ये नया प्रश्न है, मतलब 4 ऐसे प्रश्न हैं जो किसी दूसरे वर्ष का रिपीट हूबहू, बस थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन क्या है फर्क पड़ा है, तो ऐसा आप, इसीलिए बोल रहा हूं लगातार पिछले वर्षों के 5-6 सालों का अगर कर लेंगे तो काफी हद तक मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं तो फिर सॉल्यूशन। ये अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण के हमारे बुक में 3 प्रकार के हैं, सामान्य अवकल समीकरण, दूसरा है समघात अवकल समीकरण और तीसरा है रैखिक। तो ये रैखिक वाले प्रकार का है, मैं जितने बार भी प्रश्न पत्र करा रहा हूं सब में रैखिक ही आ रहा है, अभी तक समघात और सामान्य वाला साधारण वाला नहीं आया है, केवल रैखिक कराए जा रहा हूं मैं, मतलब रैखिक से आना है। चलिए देख लीजिए, तो हमारे पास ये हमारा प्रश्न है, ये कौन से रैखिक का कौन से रूप में धारण कर रहा है, एक रैखिक का रूप होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहां p एवं q x का फलन है, माने वो x के रूप में रहेगा, देख लो तुलना करोगे तो p बराबर 1/x आ जाएगा और q बराबर x स्क्वायर आ जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। अब इसको हल करने के लिए इसका मूल मंत्र जो सूत्र है y बराबर आई एफ गुणित क्यू डी एक्स। अब ये आई एफ क्या है, तो आई एफ को आपको निकालना पड़ेगा। अब ये आई एफ क्या है, पिछले वाले वीडियो में बताया हूं मैं, अभी भी देख लीजिए, ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसको हल करेंगे तो जो आएगा वही आई एफ होगा। ठीक है, समाकल गुणांक बोलते हैं हिंदी में,
इंटीग्रेटेड फैक्टर ई का पावर 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। और ई के घात में यदि log लग जाए तो हमारा जो फलन है उसके साथ में log के साथ में जो भी फलन है वही बाहर आ जाता है। ठीक, चलिए सूत्र में मान रखिए y गुणित x, आई एफ के जगह में इंटीग्रेशन ऑफ x, फिर क्या रहेगा, q के जगह में क्या आ गया है, x स्क्वायर dx। बस करना कुछ नहीं, इतना ही करना था। y गुणित x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx, और इसका मान क्या आ जाएगा, y गुणित x बराबर x की घात 4/4 धन c। अब y को एक तरफ रखिए क्योंकि उसके मानक रूप में रखना है, x कट जाएगा, x का घात 3 बचेगा, बटे में 4 बचेगा, प्लस c, बटे में चाहो तो x लिख लो या x का पावर -1 लिख लो, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए, और ये रहा हमारा अगला। हमारा अगला क्या कह रहा है, जरा देख लो। ये हमारा समाकलन है, ठीक, कठिन समाकलन का है ये, जिसमें खंडसा समाकलन होता है, और खंडसा समाकलन से ये हल होगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। कैसे हल होगा जरा देखो। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें दो चीजें लगेगा। सबसे पहले लगेगा प्रतिस्थापन, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि देखो साइन इनवर्स एक्स है, जिसका अवकलन, समाकलन नहीं बोल रहा हूं, अवकलन करोगे तो 1/वर्गमूल 1 - x स्क्वायर आता है। तो ऐसा कोई चीज जिसको अवकलन करने पर जो उसका अवकल गुणांक है वो अगर उसी में मौजूद है तो उसको प्रतिस्थापित किया जाता है। तो चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं, आई बराबर, ये आ गया मेरा x साइन इनवर्स x बटे √1 - x स्क्वायर dx। अब यहां पर बोलूंगा मैं माना कि, ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर t ले लिया मैंने, तो यहां से साइन टी के जगह x या x के जगह साइन टी मैं कहीं भी अगर जरूरत पड़े तो लिख सकता हूं। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहां पर जरा देख लो इसका। अब देखो ये तो मैंने x को t के रूप में ले लिया, तो dx को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा, 1/√1 - x स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा dx बराबर उधर हो जाएगा dt। ठीक, आप dt/dx कर लो, आगे dx को पक्षांतर करोगे इधर ही आएगा। मतलब इतना के जगह में मैं dt लिख सकता हूं। तो चलिए सब प्रतिस्थापित होगा, और ये आप सीधा i बराबर इंटीग्रेशन इस x के जगह में t के रूप में क्या लिखोगे, साइन टी, ये जो मेरा साइन इनवर्स x है उसके जगह में क्या लिखोगे, t। ठीक, और ये dx बटे √1 - x स्क्वायर है, इसके जगह क्या लिखोगे, dt। समझ में आया कि नहीं। तो बिल्कुल ये प्रतिस्थापित हो गया। अब देखो ये दो फलन के गुणा के रूप में दिख रहा है। अब ये प्रतिस्थापित तो होगा नहीं, तो जब प्रतिस्थापित नहीं होता है तो खंडसा समाकलन लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग लगाते हैं आइलेट। ठीक है, इनवर्स माने प्रतिलोम, एल मतलब लॉगरिथमिक लघुगणक, ए मतलब अलजेब्रिक, और टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल चार घातांकीय फलन। जिस क्रम में रहेगा उसी फलन को पहला और दूसरा मानना है। यहां पर मेरा देख लो, ए पहले है टी बाद में है, तो ये पहला फलन बनेगा, ये दूसरा फलन। ठीक, तो हमारे पास जो सूत्र होता है खंडसा समाकलन का, पहले सूत्र लेता हूं मैं, जो कि कहता है इंटीग्रेशन है फर्स्ट गुणित सेकेंड dx
एक पहला फलन है एक दूसरा फलन है, दोनों के बीच में गुणा है, dx लगा है, उसका समाकलन का जो सूत्र आता है वो आता है पहला वैसी का वैसी रहेगा, दूसरे का होगा समाकलन, बीच में माइनस, संपूर्ण समाकलन, पहले वाले का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, दूसरे वाले का समाकलन करेंगे, जो उत्तर आएगा उसका फिर से एक बार समाकलन करेंगे। ये सूत्र लगा हुआ है। अब इसी सूत्र के दम पे जो पहला और दूसरा फलन माने उसको रख दीजिए। ये आ गया आई, पहला फलन t, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, बीच में क्या आएगा माइनस, संपूर्ण समाकलन, पहले फलन का अवकलन करना पड़ेगा, मतलब t का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और जो आएगा उसका पेट से संपूर्ण समाकलन। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो ये आ जाएगा मेरा आई बराबर टी तो अपने जगह में रहेगा, साइन का आ जाएगा माइनस कॉस टी, बीच में माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाई डी टी है, ये टी के सापेक्ष होगा, और ये आ जाएगा 1, ये साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। फिर से इसका पुनः माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया, आई बराबर माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस का क्या हो जाएगा ये कॉस टी डी टी। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, आई बराबर माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस का हो जाएगा मेरे पास साइन टी और प्लस में आ जाएगा सी। अब देखिए जो कि हमारा फलन है एक्स के रूप में था प्रश्न, लेकिन हमको उत्तर टी के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे टी को एक्स के रूप में फिर से बदलेंगे, और ये आ जाएगा आई बराबर ये माइनस टी के जगह क्या लिखना है, देखो टी के जगह लिखना है साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी को साइन के रूप में कैसे लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कॉस टी को ऐसा लिख सकते हैं प्लस साइन टी के जगह में क्या लिखाएगा मेरा एक्स, प्लस में क्या लिखाएगा सी, अरे कॉस एक्स को या कॉस थीटा को क्या लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं कि नहीं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमको कॉस का मान नहीं मालूम है, साइन का मालूम है। अब यहाँ साइन टी के जगह आप क्या लिख सकते हो एक्स लिख सकते हो, तो ये अंतिम आंसर आ रहा है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, और यही हमारा अंतिम उत्तर प्राप्त हो चुका है। ठीक, पढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा हमारा अगला जो कि सदिश से है। चलिए देखिए हमको ए का मान दिया है 4i धन 3j धन के, बी का मान दिया है i माइनस 2 के, और हमको जो निकालना है वो है 2b क्रॉस a, उसका मापांक। तो पहले 2b निकालना पड़ेगा। चलिए 2b माने 2 गुणा i ऋण 2 के, तो आ गया 2i ऋण 4 के। बात समझ में आ गया। अब ये हम लोग निकालेंगे 2b का क्रॉस करेंगे a के साथ, तो क्या लिखना पड़ेगा i j के, 2b का मान कितना कितना है 2 है, 0 है और ऋण 4 है। क्यों भैया देख लो जे नहीं है, जे के जगह 0 रखो। ए का मान कितना कितना है 4 है, 3 है, 1 है। चलिए निकालिए इसका, आई क्रॉस करो 0 माइनस माइनस प्लस 12, 4 3 12 हो गया। फिर माइनस जे लेंगे, फिर क्रॉस करिए 2 1 कम 2 ऋण ऋण धन 4 चौक 16, बीच में फिर प्लस के आएगा, फिर क्रॉस करिए 3 2 ने 6 ऋण 0, जो कि हमारा आ गया 12i ऋण 18j धन 6 के। ये आ गया 2a क्रॉस b का मान। अब इसी का मापांक निकालना है।
तो बी क्रॉस ए का मापांक, मापांक कैसे निकलेगा? जो उसके गुणांक है उनका वर्ग करके जोड़ देना है, वर्गमूल ले लेना है। 12 वर्ग, 18 वर्ग और 6 का वर्ग। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 का वर्ग सबके पास है, तो हम लिखेंगे 2b क्रॉस ए उसका मापांक बराबर वर्गमूल 6 का वर्ग सबके पास है। ये 12 का वर्ग था तो 6 का वर्ग बाहर, तो आ गया 2 का वर्ग धन 18 में कितना बचेगा? 3 का वर्ग, और 6 के वर्ग में क्या बचेगा? 1 का वर्ग। ये 6 का वर्ग है, वर्गमूल लगाए, 6 बाहर, अंडर रूट 4 9 13 1 14, तो अंडर रूट 14 आ गया, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 6 अंडर रूट 14। क्लियर हो गया बात? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो कि प्रायिकता से संबंधित है। क्लियर हुआ बात? इससे संबंधित है प्रायिकता से। चलिए देख लेते हैं तो फिर कैसे बनेगा, क्या उत्तर इसका आएगा। तो चलिए यहां पर क्या बोला है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक कलश में 5 लाल और 5 काला गेंद है। यादृच्छा से एक गेंद निकाला जाता है, इसका रंग नोट होकर लिए, एक जने बिना देखे निकाले, रंग को नोट किए, फिर उसको कलश में वापस रख दिए। मतलब एक ठो निकाले थे 9 हो गया था, फिर अंदर डाल दिए तो 10 हो गया। अब बोला है पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदे कलश में रखी जाती है। अब देखो लाल निकाले तो लाल 2 ठो डालोगे, काला निकाले तो काला 2 ठो डालोगे, मतलब 2 परिस्थिति आ गई भैया। यहाँ पर कलश से एक गेंद निकाली जाती है बोल रहा है, उसके बाद फिर से निकाली जाती है, तो दूसरी बार में जो गेंद है लाल होने की प्रायिकता, दूसरे बार में लाल होने की प्रायिकता, तो पहले बार में लाल भी निकल सकता है और पहले बार में काला भी निकल सकता है। उसके हिसाब से दूसरा जो निकलेगा वही गेंद डालना है, तो उसका असर तो पड़ेगा ही, मतलब ये स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां पर ले लेते हैं अपन लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं। लाल गेंद की प्रायिकता, अगर लाल गेंद निकलती है तो उसको मैंने मान लिया PR रेड, तो 5 कितने में से? 10 में से 1/2 हो गया। ठीक, काली गेंद की प्रायिकता, उसको मान लो काला गेंद की प्रायिकता, B मतलब प्रोबेबिलिटी, B मतलब ब्लैक काला, वो भी 5 तो है, बटे में 10, 1/2। अब यहीं पे मेन मुद्दा यहीं पे चालू होता है हमारा। अब देखो 2 कंडीशन, पहली परिस्थिति, और एक ले लेता हूं मैं दूसरी परिस्थिति। पहली परिस्थिति में पहला गेंद या जो निकाला गया गेंद है वो लाल आ जाता है। ठीक है, और दूसरा परिस्थिति एक और, जिसमें जो पहली हमने गेंद निकाली है या निकाली गई गेंद जिसको हम वापस रख रहे हैं, ये काली हो जाती है। दोनों हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल। अगर लाल हो गई तो 2 ठो लाल डालेंगे, तो कुल गेंद क्या हो गई? बराबर 12 हो गई, 10 तो पहले से थी, 12 हो गई। इस 12 में 5 धन 2 7 लाल हो गया मेरा, क्योंकि लाल निकला है तो लाल डालोगे, तो 7 लाल हो गया और 5 काला हो गया। ठीक, तो पहला गेंद यदि लाल निकलता है उस कंडीशन में दूसरा लाल होने का, तो जो दूसरा लाल है उसको मैं मान लेता हूं दूसरा लाल होने का
जो प्रायिकता है उस दूसरा लाल को मैं आर डैश निकालता हूं, ठीक है, आर डैश मान के चलता हूं, तो प्रायिकता आर डैश माने दूसरा लाल कब, जब पहले से लाल निकल चुका है। तो कुल गेंद 12 और उसमें का लाल है 7, तो ये आ जाएगा 7/12, ठीक है। तो दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता ये जो आ रही है वो क्या है, दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता यदि पहली गेंद लाल हो। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए अब काला वाले के लिए निपटते हैं। अब देखें कि पहले बार में काला निकल गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो काला निकला मतलब उसको वापस तो रखोगे, और कितना काला डालोगे, 2 ठो काला डालोगे, तो कुल गेंद जो है वो 12 हो जाएगी। 10 पहले से थी, 2 एक्स्ट्रा डाल दिए, जिसमें का लाल है 5 रहेगा और काला क्या रहेगा, काला क्या रहेगा, 5 में 2 जोड़ के 7 हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। अब मैं यहां पर लिखता हूं, मेरे को दूसरे बार में लाल चाहिए, मतलब लाल को क्या माना है, दूसरा लाल को आर डैश माना हूं। चलिए यहां पर लिख लेता हूं मैं, दूसरा लाल गेंद बराबर आर डैश, ये मान के चलो, ठीक है। आर डैश मतलब दूसरा लाल निकला, कौन से परिस्थिति के लिए, जब पहले में मैंने काला निकाला था। तो परिस्थिति को देख लीजिए, ठीक है, लाल तो निकालना है लेकिन पहले तो काला निकला है, तो जो कि आएगा, तो यहां पर देखो लाल निकालना है, मतलब लाल तो 5 ही निकलेगा भैया, कितने में से, 12 में से। तो चलो इसको भी लिख देता हूं शब्दों के रूप में, दूसरी लाल गेंद जबकि पहली गेंद काली हो, ठीक है। चलिए अब इस कंडीशन की लिए अलग और इस कंडीशन की अलग। तो यहां पर कुल प्रायिकता का जो थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कुल प्रायिकता का जो सिद्धांत है वो लगाना पड़ेगा, जो कि कहता है, कुल प्रायिकता का सिद्धांत क्या कहेगा, पी आर गुणे पी आर डैश बटे आर, लाल के कंडीशन में लाल, पी बी पी आर डैश बी, एक बार काले की परिस्थिति में दूसरा गेंद लाल। ठीक, चलिए तो फिर निकालते हैं। मान रख दीजिए 1/2, ये आ गया मेरा 7/12 प्लस 1/2 और ये आ गया 5/12। ये 7/24 आ गया, ये 5/24 आ गया, 12/24 आ गया और 1/2 आ गया। 1/2 मतलब 0.5 या 50%, परसेंट में 50, दशमलव में 0.5 और बटे में 1/2। इस प्रकार हमारा ये जो 4 अंक वाला जितना भी प्रश्न है, एक एक प्रश्नों को हमने चुन चुन के हल कर लिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। तो चलिए फिर हम लोग इसके अगले वाले भाग में और इसका वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए, जो विद्यार्थी हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक एक वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।